हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डिस्कस कर रहे थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोज़ पहले भी दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उन सारे वीडियोज़ को देख के अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग स्फीरिकल मिरर के बारे में पिछले वीडियो में जाने, तो अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि स्फीरिकल मिरर के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये जानना है आगे कि कैसे कौन सा इमेज कहाँ बनेगा, तो आपको स्फीरिकल मिरर के जो मेन टर्म्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं स्फीरिकल मिरर के। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फीरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, स्फीरिकल मिरर से रिलेटेड हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फीरिकल मिरर, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कॉनकेव मिरर के लिए बताया था। पार्ट 2 में मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए बता रही हूँ मैं पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही मिरर में एक ही तरह के टर्म्स होते हैं, बट यहाँ बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों का फिगर बना के आपको अलग अलग पार्ट में समझाई हूँ। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि जो इसमें पॉइंट्स हैं वो उसमें नहीं होंगे, सारे वही हैं, बट उनको कैसे कहाँ क्या होते हैं यही समझाने के लिए मैंने दो अलग पार्ट्स बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो जैसे कि आप ये स्फीरिकल मिरर से ही कट करके आप ये मिरर बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर, तो जो ये स्फीरिकल मिरर का सेंटर होता है उसी को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, जिसको सी से सिंबलाइज किया जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जिस गोलीय दर्पण से आपका ये मिरर कट करके बनाया गया है उस दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से सिंबलाइज किया जाता है। उसके बाद एक आता है पोल। पोल क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। जो मिरर होता है उसका जो परावर्तक तल होता है, ये जो मिरर है इसका जो परावर्तक तल है इसका केंद्र बिंदु, ये क्या है? इसका क्या है? केंद्र बिंदु। इस केंद्र बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, जिसको पी से सिंबलाइज किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रेडियस, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। ये आपका सेंटर है और ये पोल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इस डिस्टेंस को ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है फोकस, मुख्य फोकस। अब ये मुख्य फोकस क्या है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो ध्रुव होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। उस मध्य बिंदु को ही एफ से सिंबलाइज किया जाता है, वो आपका मुख्य फोकस होता है। तो यहाँ आपके 3-4 पॉइंट क्लियर हो गए कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। उसके बाद कहीं कहीं आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको दिया रहेगा कि दर्पण के शीर्ष, दर्पण के दो शीर्ष हैं। तो दर्पण के दो शीर्ष क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। जब आप बेटा किसी भी मिरर को कट करोगे तो कट करने के बाद आपको ये दो सिरे मिलेंगे, इन दो सिरों को ही बोलते हैं दर्पण का शीर्ष। इसको मैंने सिंबलाइज करने के लिए M1 M2 का यूज किया है। M1 M2 का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, तो मिरर का फर्स्ट लेटर यहाँ यूज किया गया है।
स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ सिंबल ऐसे हैं जो हमेशा उसी तरीके से रहते हैं, फिजिक्स में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुख्य फोकस। ये तो मुख्य फोकस हो गया, ये सारी चीज़ें इतनी हो गई। उसके बाद एक पॉइंट आपका बचता है, मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दर्पण जो आपका मिरर होता है, उसपे दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, ये आपका दर्पण है, और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या है। तो बेटा, जो भी आप स्फीयरिकल मिरर से जब मिरर कट करोगे, आपको इस तरीके से मिरर मिला, सपोज दैट, तो जो इसके बीच की दूरी है, जो ये दो सिरे मिले, इसके बीच की जो दूरी है, इसी को बोलते हैं द्वारक, दर्पण का द्वारक। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ, जिससे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको इन सारी चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ। दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो जब आप किसी भी ये स्फीयरिकल मिरर से कोई भी मिरर आप लेंगे, तो उसका आपको ये दो सिरे मिलेंगे, चाहे वो कॉनकेव लो चाहे कॉन्वेक्स लो। तो ये m1 m2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। आपके बुक में ये डिफिनीशन ऐसे भी मिल सकती है कि जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, उसके व्यास को ही, या उस दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो मैं यहाँ ये आपको डिफिनीशन नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ होता है, जिससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसका फिगर बनाए तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि अक्सर बच्चों को क्लास में देखा जाता है कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है, शीर्ष क्या है, ध्रुव क्या है, तो वो उटपटांग जैसे फिगर बना देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद बच रहा था फोकस दूरी। अक्सर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें देता है कि एक उत्तल दर्पण है जिसमें कोई वस्तु रखी हुई है, परावर्तन के पश्चात उसकी फोकस दूरी इतनी है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके का दर्पण है, उसकी फोकस दूरी इतनी है, वक्रता त्रिज्या इतनी है। उसको सॉल्व करके और भी कुछ पॉइंट्स उसमें सॉल्व करने के लिए कहता है। तो मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स तो आपके क्लियर कर दे। अब बता देती हूँ कि फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी आपकी जो होती है, वो जो आपका ये वक्रता त्रिज्या होता है, इसी का 1/2 होती है। 1/2 मतलब आप फोकस दूरी अगर आपको फाइंड करना हो तो त्रिज्या का अगर आप हाफ कर दें, वक्रता त्रिज्या का जो वैल्यू आपको मिलेगी वही फोकस दूरी होगी। अगर आपके बुक की डिफिनीशन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ भी आप आसानी से समझ सकते हो। मैं उसको वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बाय ट्रिक बता रही हूँ सिर्फ। जो आपका ये मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है और ध्रुव क्या है। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। जिस भी दर्पण मिरर से आप कट करते हैं, उस दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जिस भी मिरर से स्फीयरिकल मिरर से कट करके आप कोई भी मिरर ले रहे हैं, तो उस स्फीयरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को मुख्य फोकस, इट मीन्स फोकस बोलते हैं। उसके बाद फोकस लेंथ, जो आपका फोकल लेंथ होता है, वो पोल और फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ पॉइंट्स जो स्फीयरिकल मिरर से रिलेटेड था, जो आपको न्यूमेरिकल के समय हमेशा हेल्पफुल साबित होगा। ये था आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी जो मिरर है
उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप किसी भी फिगर को ड्रा करेंगे तो उसमें आपको किस किस मेन पॉइंट का ध्यान रखना होगा, कौन सा पॉइंट कहाँ होता है। चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो है जिसको मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे चैनल जो लेटेस्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए। इसी तरीके से आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।